जो रियल एस्टेट में घुस रहे हैं ना, बहुत कंपनियां जो आते हैं ना, वो स्टडी नहीं करते मार्केट। ऐसे कौन कौन सी प्रैक्टिस है जो पहले प्रोजेक्ट में आपको सक्सेस तो दिला देगी, लेकिन अगले प्रोजेक्ट में सेम प्रैक्टिस आपको डुबा सकती? सबसे अमीर शहर मुंबई जी। 50% लोग अब भी झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो आज वो कहाँ है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की डिमांड, सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड अगले 5 साल में 4 गुना बढ़ जाने वाली है। प्लॉट महंगे होंगे क्योंकि वो लिमिटेड है, हम पृथ्वी बढ़ा नहीं सकते, लेकिन आसमान लिमिटेड नहीं है। तो क्या फ्लैट का जो वैल्यू है, जब उसमें लिमिटेशन नहीं है तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा? सबको ये सुनने की जरूरत नहीं है जी। नहीं तो जो हमारा करिकुलम है वो करिकुलम अपडेटेड नहीं है, नहीं होगा। और जो कॉलेजेस ये नहीं करेंगे उनके बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। जीरो लीकेज इन लास्ट 40 ईयर। डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी का क्या कंट्रीब्यूट रहा, या मैं कहूं कि इसमें आपके यहाँ जो सिविल इंजीनियरिंग टीम है उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। रोटी के लिए हम खेती नहीं करते, हम खरीदते हैं। सेम कपड़ा के लिए हम मिल नहीं खोलते। तो घर के लिए मैं घर क्यों नहीं? क्या ये रेंट में आपके मुंह में घी शक्कर। 90% जो झोपड़पट्टी है बॉम्बे के, हमारे एक टारगेट है कि 5-8 साल के अंदर वो भी पूरा हम साफ कर दें। हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मॉल है जो पूरा बना और इनॉग्रेशन से पहले बंद हो गया, आज तक नहीं खुल पाया। भूल किसी से भी हो सकता है, वो मुझसे भी होता है। हमारे देश में हर एक को घर मिलना चाहिए। आपके पास हाईएस्ट स्किलिंग नहीं हो ना, तो उसका डिमांड नहीं होता। अयोध्या जैसे शहर कोई नहीं जाता था, अभी देखो ये हो गया तो ये होना ही है। फिर भी कॉस्टिंग क्यों बढ़ रही है रियल एस्टेट में? आप क्या बात कर रहे हैं? आप आपके माइंड सही है क्या? 90% बिल्डर्स का धंधा पहले ही कुछ सालों में बंद हो जाता है। इसलिए नहीं कि उनके पास पैसों की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका डिसीजन गलत था और आम आदमी के द्वारा लगाए हुए पैसे इसी कारण से डूब जाते। आज के हमारे गेस्ट फिल्मों के नहीं, रियल लाइफ के महानायक हैं, डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जी। एक नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, एक फेलियर से शुरू हुई कहानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की लेगेसी बनने तक की। तो भाई और बहनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस पॉडकास्ट में डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जी ने बताया है कि कैसे आप कम पैसों में भी अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। उसके लिए कैसे ट्रेंड और कैसे लोकेशन चूज करना होगा, और वैसे कौन सी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करना है। बिल्डर्स ग्रुप में इंजीनियर्स कैसे अपनी वेल्थ बना सकते हैं और आने वाले 5 से 10 सालों में उनकी ग्रोथ कैसी होगी। क्यों स्किल्स सिविल इंजीनियर्स के लिए जरूरी है, आम आदमी के लिए रेंट वर्सेस बाई में क्या बेहतर है, और क्या आगे चल के फ्लैट्स की वैल्यू गिर सकती है, और आज हमारे इंडिया में घर इतने महंगे क्यों हो रहे हैं। डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी कैसे अपने इतने बड़े बिजनेस को चलाते हैं, और एक सिविल इंजीनियर्स बिल्डर्स फर्म में कैसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अच्छा वेल्थ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि यदि आपका धंधा फेल हो रहा हो तो कब ये सोचें कि इसको बंद करें और नए ऑप्शन की तलाश करें। और मैंने आप सभी के लिए उनसे पेरेंटिंग के टिप्स भी पूछे हैं कि एक्चुअल में हम बच्चों को कैसे ज्ञान दें कि वो आगे चल के हीरानंदानी जी जैसे एक बड़ा साम्राज्य क्रिएट करें और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जी के साथ। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें समय दिया, इतने कीमती समय। डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जी का हमारे ऑडियंस के लिए मिल पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सर, सवाल मैं चालू करूंगा आपकी पहली इंटर्नशिप से, कि आपको पहला इंटर्नशिप 2000 रुपये का मिला और उसके बाद इतना लंबा एम्पायर आपने बिल्ड किया। इस पूरे प्रोसेस का इनिशियल डेज में जो आपको एक सपोर्ट, माइंड थॉट, पेरेंटिंग का सपोर्ट मिला, वो कैसा रहा, और वो क्या स्टेजेस थे जो आपको हर बार अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए गाइड किया? गुरुजी, बहुत खुशी होती है आपके साथ संपर्क होने का, और ये आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि हर एक को ये ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जहाँ हम घर बनाते हैं, उसके क्या मसले हैं और क्या सोच विचार से हम ये काम करना चाहिए या कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो आपका पहले सवाल है वो हमारी इंटर्नशिप है। आपको ताजुब होगा, मेरे पहले इंटर्नशिप तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रहा,
और हम ग्वालियर रेयन और सेंचुरी मिल्स में करें। और हम ये कॉलेज में जब मैं बीकॉम कर रहा था उस समय जो छुट्टियां मिलती थी तो मैंने कहा कुछ सोच विचार कर रहे थे कि कुछ करेंगे, इंडस्ट्री में पहले करने की विचार थे। तो मैंने सोचा कि वही उनके साथ हम इंटर्नशिप करेंगे तो कुछ होगा। और हमने एक टेक्सटाइल छोटा पालूम यूनिट कांदिवली चारकोप इंडस्ट्रियल एस्टेट में कर दिया और काफ़ी दिन 2-3 साल चलाए। और उसके साथ साथ में बीच में हमने कोई कंस्ट्रक्शन के लिए किया। लेकिन वो इंटर्नशिप में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि सेंचुरी मिल्स बहुत प्रसिद्ध मिल और कंपनी, और उस ज़माने में तो स्टॉक मार्केट में नंबर 1 गिना जाते थे। और उसके हिसाब से उनके जो प्रैक्टिसेस थे, उनके जो सिस्टम्स थे, उनके जो विचार थे, वो बहुत ही सिस्टमैटिक बनाए हुए थे। और उसके अंदर पहले ऐसे ताजुब लग रहा था कि ऐसे ही क्यों सख्त है, इस सिस्टम्स के ऊपर क्यों सख्त है। लेकिन उसके बाद में जब हम खुद धंधे में उतर आए तो तब पता पड़ा और या ख्याल आ गया कि वो सिस्टम जब तक हम सेट नहीं करते तब तक वो बहुत ही आराम से काम चलते रहते हैं और जिसको भी जैसे काम करना है वैसे ही काम हो जाता है। लेकिन एक बार सिस्टम आप सेट कर दें तो फिर क्या है, कोई भी आ जाए, नया हो, जुना हो, कम ज्ञान का हो या ज़्यादा ज्ञानी हो, लेकिन वो सिस्टम में एक बार सेट हो जाए तो फिर उसके अंदर हम सिस्टम से काम करेंगे तो खराब काम होने कम चांसेस होते हैं। और दूसरी बात ये रही कि वहाँ अलग अलग लेवल के ट्रेनिंग चलते थे। जैसे नए लोग आते थे तो उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाए। ऑफ कोर्स वो टेक्सटाइल यूनिट की बात थी, लेकिन वहाँ बहुत ही सिस्टम बनाया गया कि कोई भी जो सिस्टम के अंदर काम करेंगे तो उनको पहले ट्रेनिंग दिया जाता था कि वो कैसे काम करें। तो ये एक माइंडसेट में बन गया। और जो बाद में हम रियल एस्टेट में काम करने गए तब या हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में गए तो वहाँ भी हम समझते हैं कि जो सिस्टम्स एक बार सेट कर देते हैं तो भूल होने का कम वो कल्चर बिल्ड हो जाता है और वो लोग आदत में जाता है और लोगों की आदत पड़ जाती है कि सही काम कैसे हुआ जाए। तो ये बहुत ही इंटर्नशिप में सीखने को मिल गया। बाकी तो समय निकलते गए और हम सीखते गए कैसे काम अच्छा किया जाए और वो जैसे हम सिस्टम्स बनाते गए वैसे काम अच्छा बनते गया। हेलो, पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरी बात तो सुन लो कि हमारे सारे गेस्ट जो इस पॉडकास्ट में आते हैं वो इस इंडस्ट्री के लीडर है और फुल्ली प्रोफेशनल भी। यार ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ना बहुत वास्ट है। इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उसी आदमी को प्रॉफिटेबल मिलेगा जो अपने स्किल पे मेहनत करके ग्रो कर रहा है। आप भी करना चाहते हो ग्रो, जानना चाहते हो कौन सा स्किल आपके करियर को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जिसके आप रियल में हकदार हैं, तो मैं नंबर दे रहा हूं 9111001234। कॉल करो और पता करो कि आज आप कहां हो, कहां जाना है, कौन सा स्किल गैप है। क्योंकि सिविल गुरुजी एक सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको आपके रिक्वायर्ड स्किल में ट्रेनिंग प्रोवाइड करके आपको आगे बढ़ाना, और यही हमारा मिशन है कि हर एक सिविल इंजीनियर्स को फुल्ली पोटेंशियल करके उनको उनके करियर में आगे बढ़ाना। तो तुरंत कॉल करो 9111001234। गेट ऑन द ट्रेनिंग फ्लोर। चालू करते हैं वापस अपना पॉडकास्ट। तो सर आपने 3 साल टेक्सटाइल के बाद एक आपके सामने चैलेंज आया कि जो लेबर यूनिटी है उन्होंने कहा कि डबल कर दो इनका सैलरी। वो चैलेंज में आपको समझ आया कि आपको टेक्सटाइल बंद करना है और रियल एस्टेट में आना है। लेकिन आज के ज़माने पे हम इतने मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं नहीं लगे रहो, जब तक लगे रहो जब तक फोड़ो नहीं तब तक छोड़ो नहीं। तो कौन सा समय है जब हमको समझना होता है कि यार ये हो गया, अब इसकी बारी, दूसरा पकड़ना है या इसको चेंज करना है, कन्वर्ट लेना है? वो बात अलग थी। उस समय क्या था, हम टेक्सटाइल्स कर रहे थे, बैंक के बोरोइंग किए थे, कुछ प्राइवेट बोरोइंग भी की थी, थोड़ा रियल एस्टेट शुरुआत की थी। तो ये दोनों को मिलके हम देखें कि हम दोनों को उस समय हम नहीं चला पाएंगे और हमें ये डिसाइड करना था कि कौन से हम बाजू में रखते हैं और कौन से कर दें आगे। इसलिए हमें तो ये डिसाइड करना था। और उस समय ही हमें ऐसे नोटिस मिल गए कि वो यूनियन ने नोटिस भेजी और वो डबल पगार नहीं, 10 गुना ज़्यादा पगार था। 10 गुना ज़्यादा पगार था। वो 100% इंक्रीज इन वेजेस की बात कर रहे थे और वो 10 गुना पैसे ज़्यादा मांग रहे थे और
और जी, भी जी, उन जी। लोग की जल्दी थी। तो ये सब होने के कारण हमें लगा कि ये अभी इनसे बातचीत करने में कोई फायदा नहीं है और हम नहीं चला पाएंगे, तो इसलिए हमने वो निश्चित किया कि इसको छोड़ दें और रियल एस्टेट में हम कंटिन्यू कर दें। तो रियल एस्टेट पहला प्रोजेक्ट, पहली गाड़ी का नंबर याद रहता है, पहला फ़ोन का नंबर याद रहता है, पहला घर कितने में खरीदे थे याद रहता है। पहला प्रोजेक्ट 1974-75 में, उस समय और आज में यदि किसी को स्टार्ट करना हो उसका पहला प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या चैलेंजेस थे जो आज नहीं है, और आज क्या अप्रोच होना चाहिए अपना पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए? उस समय का जो रियल एस्टेट था और आज में इतना अंतर है कि आप समझ सकते हैं कि वो एक अलग ही कुछ काम था और आज अलग ही है। फैसिलिटीज हैं आज के समय, फैसिलिटीज जो हैं, इजीनेस Resources जो हैं, है, जी। कैपिटल अवेलेबिलिटी है, सिस्टम्स जो है वो बहुत ही अलग है। जी। और उस समय हम जो सीमेंट मिक्स करते थे वो साइट पर मिक्स करते थे, रेती आती थी, सीमेंट बैग आते थे, खड़ी आती थी, वो सब वहाँ साइट के ऊपर हम मिक्स करते थे। उसके जो क्वालिटी को हम अच्छा करना चाहते थे, और रेडी मिक्स नहीं, जो आज के तारीख में हमारे साइट पर रेडी मिक्स है। कैपिटल अवेलेबिलिटी नहीं थी, बैंक्स पैसे नहीं देते थे, और प्राइवेट पैसे हमको मिलता था बहुत ज़्यादा ब्याज के ऊपर, बहुत ही फ़र्क था। और सिस्टमेटिक हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके पास भी सिस्टम्स नहीं थे, उनके इक्विपमेंट बहुत ही वीक थे, टावर क्रेन नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो ये सब आप देखा जाए तो वहाँ उस समय का और आज की तारीख में इतना अंतर है कि वो एक ऐसे लग रहा है कि कुछ वो कौन सा ज़माना था, तो और उसका कोई बराबर नहीं है। तो हर 10 साल में जो अंतर आता है उसमें हमें अलग तरीके से उसको हैंडल करना पड़ता है। और आज की तारीख में बहुत ही इजी हो गया है, सहूलतें इतने हैं, पैसे इजी मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स अच्छे मिल रहे हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स मिल रहे हैं, डिज़ाइन इंजीनियर्स मिल रहे हैं, आपको स्किल्ड लोग मिलते हैं जो पहले नहीं मिलते थे। तो इसलिए वो कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा था और जो बहुत कठिन था उस समय कुछ करना। और जो हम बिजनेस फैमिली से नहीं आए तो वो भी एक कठिनाई थी कि चैलेंजेस थे कि वी कुड नॉट मैच कि बिजनेस कैसे होता है। जी। तो सर आज यदि मुझे पहला प्रोजेक्ट चालू करना है, मेरे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे, ज़मीन नहीं है हमारे पास, लेकिन मैंने प्रैक्टिस किया 10 साल, मेरे को कंस्ट्रक्शन का नॉलेज है, मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर तक गया। आज मुझे अपना पहला प्रोजेक्ट चालू करना है, तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए? और उससे भी एक छोटा सा ऐड करना चाहूँगा इस सवाल में कि मैं अपने एरिया के ट्रेंड को कैसे समझूं कि इस सिटी में किस टाइप के प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। बहुत अच्छे प्रश्न किया, क्योंकि हम जो रियल एस्टेट में घुस रहे हैं ना, बहुत कंपनियां जो आते हैं ना वो स्टडी नहीं करते मार्केट। तो पहली बात ये होती है कि वो मार्केट स्टडी करने की आवश्यकता है कि यहाँ डिमांड क्या है, दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं, आसपास के ओवरऑल जो है इंफॉर्मेशन है, जैसे रेरा में पूरा है कि किस बंदे का कितना सेल हुआ, कौन से डेवलपर का काम अच्छा चल रहा है। ये एक स्टडी करने की आवश्यकता है कि डिमांड प्रोजेक्शन के कौन से टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, वो टियर 1 हो सिटी, टियर 2 हो, टियर छोटी शहर हो, कोई बड़े हो, हर एक के लिए आज की तारीख में हमारे पास डेटा काफ़ी मिल रहा है। वो डेटा पहले स्टडी करने की आवश्यकता है। सेकेंड, जो आपने बोले कि वो कैसे शुरुआत करें, आपके पास कैपिटल नहीं है तो हम ये सोच सकते हैं कि कुछ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, कोई लैंड ओनर के साथ आप कर सकते हैं, कोई सोसाइटी के साथ बात कर सकते हैं, रीडेवलपमेंट आजकल हो रहा है। तो ये सब पॉसिबिलिटी है और ये प्रैक्टिसेस शुरुआत हो गई है, पहले ऐसे नहीं थे, लोग तैयार नहीं होते थे जॉइंट वेंचर करने के लिए, लेकिन अभी काफ़ी करते हैं और वो बोल रहे हैं कि ठीक है हम भी आपके साथ में रहेंगे, शरीक करेंगे और उसके साथ साथ हम जो काम करेंगे तो फ़ायदा हम मुनाफा शेयर कर सकते हैं। तो ये दूसरी बात रही। तीसरी बात रही कि हमें पास कैपिटल भी चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन फ्लो में एक सेल्स के द्वारा हो सकता है, दूसरे बैंक के भी फंडिंग हो रहे हैं, लेकिन आप नए होंगे तो फिर वो नहीं देते हैं, चैलेंजेस हैं। कोई कैपिटल लेके आए तो उनको कोई शेयर आप दे सकते हैं कि भाई आप कैपिटल लेके आ रहे हैं और क्या कर सकते हैं,
आपको ज्ञान है कैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो आपकी एक पॉजिटिव गिना जाए। और आगे हम देखा जाए कि इसमें जितने लोग ज़्यादा स्टडी करके काम करते हैं, या वो क्या बोलते हैं, ये इसमें जुगाड़ करना चाहते हैं, वो 1-2 प्रोजेक्ट्स में सक्सीड हो सकते हैं, नहीं तो बाद में फेल हो जाते। लेकिन जो इसमें स्टडी करके काम करते हैं तो उनके सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये बात रहती है कि आप स्टडी करके, मार्केट की स्टडी करके, अपॉर्चुनिटी स्टडी करके, और वो देखें कि क्या है। और ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके पास कॉन्ट्रैक्टिंग ग्रुप जो है वो कैसे हैं, हमारे पास जो स्टाफ हम जुड़ाएंगे ये काम में वो कैसे हैं, उनका क्या अनुभव है, वो कैसे काम कर सकते हैं, ये सबको जमा करके जुगाड़ एक साथ में करके आप कर पाएंगे। तो सर नॉलेज तो सोशली अवेलेबल है, इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है, नॉलेज में ले लूँगा। जो मेरे साथ चैलेंज है वो है ये जितनी प्रैक्टिस है, मल्टीपल टाइम अटैम्प्ट करके हम इसमें सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि हम जुगाड़ से 1-2 प्रोजेक्ट सक्सेस हो सकते हैं लेकिन उसके बाद फेल हो जाएंगे, तो ऐसे कौन कौन से काम है या ऐसे कौन कौन सी प्रैक्टिस है जो पहले प्रोजेक्ट में आपको सक्सेस तो दिला देगी लेकिन अगले प्रोजेक्ट में सेम प्रैक्टिस आपको डुबा सकती है? तो क्या हमको अवॉइड करना चाहिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में? क्योंकि ऐसे हमने कुछ बिल्डर देखे हैं। देखिए ऐसे क्या है कि एक तो हमें समझना है कि मार्केट चेंज होती है। हाँ। तो एक बाहर का जो माहौल है, डिमांड का जो माहौल है, वो एक चेंज आ रहा है जी। तो इकोनॉमी चेंज हो जाए जी। कोविड आ गया, या जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, खत्म हो गई, मार्केट की टेंडेंसी चेंज हो गई, उनको जो साइजेस ऑफ फ्लैट चाहिए वो है, अमेनिटीज चेंज होता है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हुए हैं, शटरिंग मटेरियल चेंजेस होते हैं, टावर क्रेन्स कैसे यूज़ करना चाहिए, एड मिक्स वगैरह वगैरह कंक्रीट में कैसे किया जाए, वो भी चेंजेस आ रहे हैं। तो जब तक हम इसके लिए सावचेत नहीं रहेंगे, हमारे कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं रहती, तो आप आउट ऑफ डेट हो जाएंगे और आप भूल भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम सिस्टम एक बार सेट कर दें कि हम कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, कैसे ध्यान देंगे, मार्केट के बारे में ध्यान देंगे, या कोई भी हिसाब से हम ध्यान देंगे इसमें कि हम इसके ऊपर हम ध्यान देते रहेंगे और कंटिन्यूअस बेसिस पर ध्यान देते रहेंगे, तो हमें भूल करने के कम चांसेस होते हैं। लेकिन भूल किसी से भी हो सकता है, वो मुझसे भी होता है, लेकिन चांसेस कम होते हैं और वो जो प्रोजेक्ट है फेल नहीं होता। आप ऐसे सब स्टडी करके ध्यान रखेंगे। तो सर जो आपने कहा प्रोसेस, तो हीरानंदानी जी का प्रोसेस है कि 0 लीकेज इन लास्ट 40 ईयर, 4 डेकेड में 0 लीकेज। तो इस लीकेज को प्रूव करने के प्रोसेस में डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी का क्या कंट्रीब्यूट रहा, या मैं कहूं कि इसमें आपके यहाँ जो सिविल इंजीनियरिंग टीम है उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, और यदि उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था तो आज वो कहाँ है? दोनों बात महत्व की है। कोई भी चीज़ हमें करना है ना, ये एक वाटर प्रूफिंग की बात है, दूसरी है क्वालिटी, तीसरी है स्पीड, फोर्थ है कंसिस्टेंसी, पांचवी है मेंटेनेंस, छठी है सेफ्टी सिक्योरिटी, सेफ्टी वर्कर्स की भी सेफ्टी। ये हर एक बात जो है, जैसे वाटर प्रूफिंग के बारे में बात में है, उसमें एक हमें डिमांड करना है, हमें ये चाहिए एज ए लीडर, वो मेरा रोल जी। हम ये चाहते हैं कि हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सेफ्टी रहे, ये हमारी डिमांड है। हम ये चाहते हैं कि क्वालिटी के ऊपर, वाटर प्रूफिंग एक बात है, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी जो है वो हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, और हमारे पूरे टीम को पता है कि लीडरशिप को ये क्वालिटी चाहिए, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो डिज़ाइन में हम ये चाहते हैं कि हमारे लेटेस्ट डिज़ाइन होना ही है। कोई भी हम जो काम करते हैं उसमें हम टॉप लीडरशिप ये डिमांडिंग होते हैं क्या है जी। और ये सिर्फ रियल एस्टेट के लिए नहीं है, ये हर एक इंडस्ट्री के लिए है।
आप दवाइयाँ खाते हैं, उसमें क्वालिटी आपके पास बुरा क्वालिटी की दवाई आ जाए तो आपको कैसे लगेगा? इन्फेक्शन होगा, अगली बार चेंज कर देंगे। डॉक्टर ऑपरेशन आपका कर रहा है और वो उसकी क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन 19-20 है, तो आपकी हालत क्या होगी? हाँ जी। कोई भी लाइन आप देखिए, आप खाना खाते हैं तो उसमें कुछ मिलावटी हो जाए या गलत तरीके से बनाया गया तो उसमें आपकी हालत क्या होगी? तो वैसे ही कोई भी इंडस्ट्री हो, हमारे वाटरप्रूफिंग सेगमेंट है या कोई भी सेगमेंट में, हम डिमांड करते हैं लीडरशिप के लेवल से कि ये होना ही है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी साहब क्या करते हैं? वो बोलते हैं ये चीज होना ही है, तब ये काम होता है। तो हम लीडरशिप में सिर्फ यही करते हैं कि हम डिमांड करते हैं कि ये होना ही है जी। फिर रहते हैं हमारे जो एग्जीक्यूशन हेड्स होते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं, इंजीनियरिंग हेड्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन टीम रहती है, डाउन क्वालिटी कंट्रोल टीम रहती है, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, वो सबको ट्रेनिंग हम देते हैं कि ये इसको कैसे किया जाए। और फिर वो क्वालिटी को चेक करने के लिए और टीम रहती है कि जो ऑडिट और चेक वेरीफाई करते हैं। तो ऐसे टीम्स को हर एक को ठीक है, लेकिन सबको पता है कि हम ये इसमें जो 19-20 हो तो हम नहीं करेंगे। अभी देखिए ना, आप प्लेन में जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं हो तो आपकी हालत क्या हो? तो कंस्ट्रक्शन में क्यों नहीं कर सकते? तो ये सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। दवाई अच्छी तरह बनाए वो है। आप देखिए ना, कितने रोड्स वो डांबर के रास्ते बनाते हैं, उसमें पॉटहोल्स हो जाते हैं 3 महीने में। हाँ जी। ये कोई सिविल इंजीनियर का काम है कि पॉटहोल वाले रोड बनाए? नहीं। या किसी भी हो, जो लोकल अथॉरिटी हो, म्युनिसिपैलिटी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, आप पॉटहोल के हैं रोड चाहते हैं? नहीं। क्वालिटी इज इम्पेरेटिव कोई भी आइटम में। ये तो आप वाटरप्रूफिंग के बारे में एक आपने पॉइंट आउट कर दिया, पर हमारे पास ऐसे 50 चीज है एक मकान में। प्लम्बिंग का भी होता है, इलेक्ट्रिकल का भी होता है, आरसीसी का ऊपर हम ध्यान देते हैं, फाउंडेशन के ऊपर हम देते हैं, ग्लास के ऊपर हम देते हैं, लिफ्ट्स के ऊपर देते हैं, हर एक एस्पेक्ट जितना, टाइल्स के ऊपर देते हैं, उसको कैसे जुड़ा जाए, कैसे उसको ले किया जाए, ये हर एक के ऊपर हम ध्यान देते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें हर एक आइटम के ऊपर हमारा एक लीडरशिप पर डायरेक्शन रहता है कि ये 19-20 नहीं चलेगा, और ये हो सकता है, वो हमने प्रूव कर दिया। तो सर, इसमें जो आपके यहाँ इंजीनियर हैं जी, वो सेनापति हैं आपके जी, तो वो सेनापति का रोल कैसे बिल्ड हो सकता है जिससे कि वो एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सके? क्योंकि एक छोटा सा केस है सर कि आज CSIT की जो कंपनियां हैं, जो CSIT इंजीनियर्स को हायर करती हैं, वो कंपनी अपने आप को ब्रांड बना रही हैं, अपने आप को मार्केट कर रही हैं अच्छे टैलेंट एक्वायर करने के लिए। और मैं IIT खड़गपुर का ट्रेनिंग पार्टनर रहा, तो उनके डायरेक्टर सर का कहना था कि हमने 20 सालों पे सिविल इंजीनियर रेडी नहीं किए क्योंकि इंडस्ट्री में इंजीनियर्स को अच्छा सैलरी पैकेज नहीं मिल रहा है। तो क्या लूपहोल है जिसके कारण इस सेक्टर में अच्छे टैलेंट नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण से सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड कम हो रही है और टैलेंट एक्विजिशन, जो बड़े जाइंट्स हैं कंस्ट्रक्शन के, उनको टैलेंट एक्विजिशन में प्रॉब्लम आ रहा है? तो क्या इस पूरे सिस्टम पे हमको ऐड करना चाहिए जिससे कि हमारे इंजीनियर्स को अच्छा पैकेज मिले, जिससे कि अच्छे टैलेंट पूल इस इंडस्ट्री में आ सके? जो आपने 2 बात की, एक तो अच्छे लोगों को सिविल इंजीनियर में आने की ज़रूरत है जी। जब तक हम अच्छे लोगों को नहीं लाएंगे तब तक अच्छा काम हो नहीं सकता। तो जो हम क्वालिटी ऑफ लोग सिविल इंजीनियर्स में करना है, उनको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है जी। और उनको अच्छी तरीके से पेमेंट होना है। लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिए कि आज की तारीख में जो ग्रोथ एरिया है वो है हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में। जी। आगे 10 साल के अंदर जो बढ़ोतरी होगी वो सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा स्पीड से होने वाली है। तो जैसे लास्ट 15 साल 20 साल में AI कंप्यूटर्स वगैरह में जो बढ़ोतरी हुई है, अब वो सेक्टर का जो इंक्रीज है वो 5 to 7% कंपाउंड होगा।
सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड 15 से 20% मिनिमम ग्रोथ हर साल रहने वाली है, कंपाउंडेड ग्रोथ। वाओ। तो डिमांड है। आज की तारीख में आप देखेंगे कि जैसे रास्ते देखें, नेशनल हाईवे जी 35 किलोमीटर नेशनल हाईवे हर रोज बन रहे हैं। जी पोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हाउसिंग का इंक्रीज हो रहा है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, पाइपलाइंस है, देश में सब हो रहा है। मेट्रो के हर एक है, हमारे पास कोस्टल रोड है, ब्रिज अक्रॉस द सी बन रही है, हिमालयस में सब रोड्स बन रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की डिमांड, सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड अगले 5 साल में 4 गुना बढ़ जाने वाली है। नॉट 10%, 20%, 4 टाइम्स 400% इंक्रीज होने वाली। तो ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन रहा है, और जितने भी लोग यहाँ जाएंगे उनकी डिमांड रहेगी, और अच्छी कंपनियां हैं, उनको भी अच्छे लोग चाहिए। तो जितने यंगस्टर्स सिविल इंजीनियर्स अभी लेंगे तो नेक्स्ट 5 साल के 10 साल 15 साल तक ये डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है, और हमारे देश में रहने वाले। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनलाइटिंग दिस। लेकिन इसमें मेरा एक चैलेंज है सर, हमको जो चैलेंज फेस करना पड़ रहा है इस इंडस्ट्री में, जो हमारा करिकुलम है वो करिकुलम अपडेटेड नहीं है। वो है problem। जैसे कि रियल एस्टेट से रिलेटेड करिकुलम है ही नहीं। प्रॉब्लम है। तो आप सर, आप इंडिया के बजट में सपोर्ट कर रहे हो, पॉलिसी बना रहे हो आप रियल एस्टेट के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं जो इस एरिया पे हम सिस्टम को थोड़ा सा फोर्स करें कि अपडेट दिस, अदरवाइज प्लग इन विथ समवन हु हैज द कंटेंट क्वालिटी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब परिवर्तन आ रहा है, जहां ऑटोनॉमी हमारे कॉलेजेस को दे रहे हैं, नए नए यूनिवर्सिटीज़ बन रहे हैं, और काफ़ी चेंजेस आएंगे इस करिकुलम में। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही चेंजेस आएंगे, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक डायरेक्शन दिया गया है कि आपको इंडस्ट्री के साथ लिंकेज किया जाए जी, और वो अभी शुरुआत हो गई है। तो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, सिविल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और टेक्निकल कॉलेजेस हैं, वो सब इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए बड़े बड़े जो कंपनीज हैं अब वो खुद ट्रेनिंग के लिए लोगों को ले रहे हैं, इंटर्नशिप भी ले रहे हैं और भी करके शुरुआत कर दी है। और आप देखेंगे कि जैसे ये दोनों जुड़ते रहे हैं, है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज रियल एस्टेट कंपनी से, इंजीनियरिंग कॉलेज कंस्ट्रक्शन कंपनी से, इंजीनियरिंग कॉलेज जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको जुड़ना चाहिए ये कंपनियों के साथ, और बच्चों को वेकेशन के टाइम पर इंटर्नशिप करने की डायरेक्शन देना चाहिए कि वो लोग काम किया जाए। लेकिन ये चेंज करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ 1-2 साल के अंदर हो जाएगा। और जब तक ये नहीं होगा और जो कॉलेजेस ये नहीं करेंगे, उनके बच्चे को नौकरी नहीं मिलेंगी, और जितने भी कॉलेजेस ये करेंगे उनके बच्चों को नौकरी जरूर मिलेगी, और अच्छी नौकरी भी मिलेगी। क्योंकि आज की तारीख में जब सिविल इंजीनियर पास होके कंस्ट्रक्शन साइट पर आते हैं तो उनको कुछ कंस्ट्रक्शन का पता ही नहीं रहता, क्योंकि वो कब कुछ काम किया ही नहीं है जी। दूसरी बात, एक कंपलसरी इंटर्नशिप 3 महीने 4 महीने 6 महीने की ज़रूरत है बिफोर सिविल इंजीनियर कोई भी काम पर लग जाए। जैसे हम डॉक्टर करते हैं तो उनको कंपलसरी रहता है 6 महीने 12 महीने की इंटर्नशिप, वो एजुकेशन कंप्लीट होता है। लेकिन MBBS करने के बाद उनको कंपलसरी इंटर्नशिप करने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही सिविल इंजीनियर्स को भी हमें इंटर्नशिप देने की आवश्यकता है कि वो कर दें। सो ऑल द टाइम इंटर्नशिप, कनेक्शन विद इंडस्ट्री, ये बहुत दोनों करने की बहुत ही ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ जो परिवर्तन अब आया है एजुकेशन पॉलिसी में, और जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो सिलेबस आया है, वो ऑटोमेटिकली वो खुद प्राइवेट इंडस्ट्री चेंज कर सकती है। और दूसरी बात है कि हम AICTE जो टेक्निकल कंट्रोल करती है, उनको भी हम सुझाव भेज रहे हैं कि इसको कंपलसरी किया जाए कि जितने भी सिविल इंजीनियर्स पास होते हैं उनको इंटर्नशिप कंपलसरी करनी चाहिए बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग देयर जॉब एंड फर्स्ट वर्क। सर, जैसा आपने कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से इंडस्ट्री से कनेक्ट कर सकती हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ पिछले 1.5-2 सालों से बिल्डर्स को, डेवलपर्स को ये रिक्वेस्ट करना, क्योंकि मेडिकल, जैसे आपने एग्जांपल दिया सर मेडिकल्स का, तो जो कॉलेज है उनके साथ हॉस्पिटल कनेक्ट होता है।
बच्चे अपने थ्रू आउट 5-7 साल वहाँ 2-2 घंटा ड्यूटी भी करते हैं एज ए रिसेप्शनिस्ट ही क्यों ना हो, कि वो 2 घंटा बैठेंगे, फिर वो थोड़ा अंदर जाएंगे, उनकी रेगुलर रूटीन चेक करना, ये वो 5-7 साल उस लाइफ को जीते हैं एजुकेशन के साथ। लेकिन कंस्ट्रक्शन में जो चैलेंज है वो ये कि एक प्रोजेक्ट चालू होता है, उसका अर्थ हो कंप्लीट हो गया, वो फिनिशिंग लेवल पे, अब वहाँ इंजीनियर का कुछ काम नहीं है, मतलब स्पेशली उसको फ्रंट एंड नहीं मिलेगा, उसको बैक एंड मिलेगा, मतलब उसको फिनिशिंग आइटम मिलेगा। या जो इंजीनियर किसी बिल्डर के साथ कनेक्टेड है, कोई कॉलेज किसी बिल्डर के साथ कनेक्टेड है, उसको फर्स्ट स्टेज मिल रहा है, किसी अर्थ यदि प्रोजेक्ट चालू हुआ है तो उसको फिनिशिंग आइटम नहीं मिलेगा, तो बड़ा चैलेंज है। तो आप सब क्रेडाई के भी फाउंडर मेंबर रहे हैं, तो क्या ये एजुकेशन कंस्ट्रक्शन का क्रेडाई को सपोर्ट कर सकता है? क्या क्रेडाई में ऐसे कोई पॉलिसीज हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज हमारे इंजीनियर्स को आप थ्रू आउट, मतलब एक एक्सटर्नल बॉडी रहेगी जो इसको मॉनिटर करेगी, जैसे इंटर्नशिप विदाउट ट्रेनर नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि इंजीनियर अपने माइंड लेवल से क्या सोच रहा है वी डोंट नो। तो क्या थर्ड पार्टी, जैसे पीएमसी हमने लगाया कंस्ट्रक्शन में, तो क्या ऐसे थर्ड पार्टी इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए हम कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्रेडाई से? जितने भी इंस्टीट्यूशन इसमें हैं, जैसे क्रेडा है जहाँ फाउंडर था, या नरेटको जिसमें मैं चेयरमैन हूँ, या कोई भी और इंस्टीट्यूशंस जो है ऑल इंडिया लेवल के हैं, लोकल लेवल के हैं, ये सबको इसमें शरीक होने की ज़रूरत है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ ये 2 इंस्टीट्यूशंस हो। सरकार लगभग 50% जो सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हिंदुस्तान में है वो सरकार के पास है जी। उनको भी इंसिस्ट करने की ज़रूरत है कि वहाँ भी ट्रेनिंग किया जाए, कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, साइट पर ट्रेनिंग दिया जाए, ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट किया जाए, वीडियोस क्रिएट किया जाए। लार्सन एंड टब्रो जैसे बड़ी कंपनियां हैं, उनके पास ट्रेनिंग कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस है जहां वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं। लेकिन फिर भी उनके सीईओ ने 1 महीने पहले अनाउंस किया कि हमें 25,000 स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता है जी। कितने? 25,000। और मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूँ। वैसे हमारे पास 5,000 कंपनीज है, इतने बड़ी नहीं है, लेकिन 5,000 कंपनीज जिसके पास लोग नहीं हैं, और ये 500 से ज्यादा संख्या में ये मैं बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो नीड है वो फुलफिल करने के लिए हमें सबको एक जंग करना पड़ता है। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी अभी स्किलिंग की बात कर रहे हैं, हमारी स्टेट सरकार मिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, और वो अलग अलग स्किलिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन जो रियल एस्टेट है या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो 2nd लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया है, माना एग्रीकल्चर के बाद, खेती के बाद रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन 2nd लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। आप यहाँ स्किल्ड वर्कर्स को स्किलिंग दे दें हिंदुस्तान में, तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सकता है। जितने भी सरप्लस वर्कर्स यहाँ होंगे, जापान में डिमांड है, मिडिल ईस्ट में डिमांड है, जर्मनी में डिमांड है, यूके में डिमांड है, अफ्रीका में डिमांड है। स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता हर एक देश में है, और अच्छे पैकेज में डिमांड है, और अच्छे पैकेज में है। तो जो आप बोल रहे हैं ना, कम पैकेज की बात है या ये नहीं है, ये आप जब आपके पास हाईएस्ट स्किलिंग नहीं हो ना, तो उसका डिमांड नहीं होता। आपके पास आईटी की डिमांड क्यों हो रही है? क्योंकि आपका स्किल सही है जी, पूरा है। आप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की स्किलिंग पूरा कर दो। दुबई में जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर जाते हैं ना, लोग चाहते हैं कि रियल एस्टेट के इंडियन वर्कर्स आ जाए। क्यों? वहां क्यों चाहते हैं और वहां अच्छा काम करते हैं और यहां नहीं कर सकते? तो बात ऐसी है कि आप जब तक आपका सिस्टम में परिवर्तन नहीं करेंगे, केंद्र सरकार, स्टेट्स हमारे हैं, लोकल अथॉरिटी हो, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज हो, कॉलेजेस हो, इसको हम एक सब मिलके ये काम करने चाहिए। हम देश की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये सब वर्कर्स, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, विश्व में डिमांड है कि इंडियन डॉक्टर्स आ जाओ, इंडियन नर्सेज यहाँ आ जाओ, वैसे ही इंडियन हमारे जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स हैं, उसकी डिमांड उस हिसाब से ही किया जाना चाहिए कि
कि लोगों को पता होना चाहिए कि इंडियन के सुथार आए, प्लम्बर आए, पेंटर आए तो वो विश्व में सबसे बेहतरीन होगा, वो नहीं हो रहा। तो इसलिए हम लोकल डिमांड तो पूरा कर देंगे, हम विश्व का पूरा डिमांड कर सकते हैं और देश की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट पूरा कर सकते हैं, और कोई भी इंडस्ट्री आप मैन्युफैक्चरिंग में आप देखेंगे तो पूरा ऑटोमेशन आ रहा है। सो जो जहां 5 और 10 और 15 हजार वर्कर्स थे, आज 400 और 500 वर्कर्स हैं। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में आप हमारे देश के अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का एक इजी सोल्यूशन है और ज्यादा कठिन नहीं है। तो जो अभी हम आप बता रहे हैं ना, हीरानंदानी कंपनी करे या L&T करे या सरकार करे या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट करे या आपकी कंपनी करे, ऐसे नहीं है। ये सबको जुड़ के करना है और ये सॉल्यूशन हम ला सकते हैं। ये बहुत ही आसान सिचुएशन है। हम तो दूसरे लोग, दूसरे जो लाइन है ना, उनको 10 साल लगते हैं सीखने को। मेडिसिन में 5.5 और 1 साल, 6.5 साल लगते हैं। नर्सेस को 4 साल लगते हैं। हमारे में ये अनस्किल को स्किल करने में 1-1.5 साल के अंदर हम कर सकते हैं। तो इसलिए ये इजी काम है, लेकिन हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए, और ये नहीं दिए के कारण हमारी अनएम्प्लॉयमेंट अब तक ज्यादा है। तो हमारे देश में हायर एजुकेशन और कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, पर स्किलिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे ना तो हमारा प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। आपने सर रियल एस्टेट के लिए मैनेजमेंट चालू किया कि आप रियल में रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बिल्ड कर रहे हैं, क्या थॉट था उसके पीछे? क्यों, मतलब क्या जरूरत था आपको ये चालू करने? कोई भी इंडस्ट्री में 2 बातें रहती है। एक तो जो स्पेशलाइज स्किल्स है, अभी सपोज मार्केटिंग की स्किल है या फाइनेंस की स्किल्स है या HR की स्किल्स है, वो एक स्किल होता है। वो हर एक इंडस्ट्री में काम आता है। वो रिटेल का हो या मैन्युफैक्चरिंग का हो या कैपिटल मार्केट हो या हो, उसमें फिट होता है। लेकिन डोमेन नॉलेज जो रियल एस्टेट का है वो अलग है। तो जब आप रियल एस्टेट देखें और मार्केटिंग देखें तो उसको रियल एस्टेट समझना है। जब आप रियल एस्टेट समझेंगे तो आपका मार्केटिंग का नॉलेज और ज्ञान 10 गुना ज्यादा होता है। आप रियल एस्टेट समझेंगे और फाइनेंस का विचार करते हैं तो आप वो फाइनेंस जो रियल एस्टेट समझता है ना, तो वो फाइनेंस में कंट्रीब्यूशन 100 गुना ज्यादा कर सकते हैं। HR की बात है, जो आदमी समझता है कि रियल एस्टेट क्या है और वो फाइनेंस सीखता है तो उसकी फाइनेंस की कंट्रीब्यूशन 100 टाइम्स ज्यादा होता है। तो क्या हो गया है कि हम जनरली मार्केटिंग के लोग लेते हैं जो और इंडस्ट्री के बारे में उनको जानकारी होती है, और फिर हम उनको रियल एस्टेट को के बारे में शिक्षण देते हैं। तो उनको समय लगता है रियल एस्टेट समझने के लिए। लेकिन जो हम स्पेशलाइज कर दें कि स्पेशलाइज इन रियल एस्टेट मार्केटिंग, स्पेशलाइज इन रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और फाइनेंस और HR, तो फिर जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे पहले दिन से आपकी वैल्यू, आपके पास स्किल है, आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। हाँ, क्योंकि दोनों बात रहती है, मैनेजमेंट फाइनेंस स्किल भी रहेगा और रियल एस्टेट भी जानकारी आपकी रहेगी। तो ये हर एक इंडस्ट्री में ये बात गौर करनी चाहिए। और आज के तारीख में डिमांड इतना है रियल एस्टेट में, तो इसलिए लोगों को पसंद आएगा कि वो ये सब्जेक्ट पर स्टडी करें। पहले वो डिमांड नहीं थी। आपके कुछ पॉडकास्ट में मैंने सुना कि आप नोकिया और कोटक का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो कंपनी कैसे बंद हो गई क्योंकि उन्होंने वो इंडस्ट्री डिमांड को नहीं पकड़ा। आज बहुत से बिल्डर गायब हो गए, बहुत से ऐसे नाम हम जानते हैं जो बैंकरप्ट हो गए, लेकिन बहुत से ऐसे नाम भी हम जानते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो जो मार्केट सिग्नल है, मतलब हम मार्केट रिसर्च स्टार्टिंग करने के लिए तो समझ गए क्या मार्केट रिसर्च करना है हमको पहला प्रोजेक्ट चालू करने के लिए, लेकिन जब आप सस्टेन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, उस समय कई बार लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तो अपना ये ऐसे ही करूँगा, ऐसे ही जी रहा हूँ। लेकिन पता चलता है कि अब दुनिया को नहीं चाहिए वो, और हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मॉल है जो पूरा बना और इनॉग्रेशन से पहले बंद हो गया, आज तक नहीं खुल पाया। तो ऐसा क्या कारण है और ऐसे कौन से अगेन वो सिग्नल्स हैं जिसको
हमको मॉनिटर करना चाहिए जिससे कि नोकिया और कोडक का एग्जाम्पल इस रियल एस्टेट में दोबारा ना आए? मेरे पिताजी डॉक्टर थे, जी। बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे, यस सर। पद्म भूषण थे, धन्वंतरी अवार्ड होते थे। जी। 82 इयर्स में एक दिन सुबह में मुझे बात की और मुझे कहा, निरंजन, आई वॉन्ट टू गो टू जर्मनी टू लर्न अ न्यू ऑपरेशन। 82 के एज में? मैं बोला, पिताजी आप क्या बात कर रहे हैं, आप आपके माइंड सही है क्या? तो बोला, हाँ मैं करना चाहता। मैंने बोला, कैसे आप जाएंगे और कैसे आप करेंगे? तो बोले, एक जर्मनी में एक डॉक्टर है जो वो ईयर का एक नया ऑपरेशन कर रहा है, तो मैं जाके वहाँ सीखूंगा। और मैंने बोला, कौन? तो बोला, डॉक्टर प्लेस्टर जर्मनी के हैं। मैं बोला, 15 साल पहले तो वो आपके पास आए थे अच्छा, सीखने के लिए। एक कैंसर ऑफ द थ्रोट में पिताजी ने एक नया डिस्कवरी किया था। जी। तो बोला, हाँ। तो मैंने कहा, वो तो आपसे इतने छोटे हैं, तो आप उनसे कैसे सीखेंगे? तो बोला, क्या है, उन्होंने नया कुछ सीखा है और मुझे सीखना है, और जर्मनी गए सीखने के लिए। स्टोरी इतनी बात है कि ये नोकिया की बात नहीं है, हीरानंदानी की बात नहीं है, डॉक्टर हीरानंदानी की बात नहीं है। जिस दिन आप सीखना बंद कर जाएंगे या आपके आंख और कान खुला नहीं रखेंगे सीखने के लिए कि क्या है सिचुएशन मार्केट की, और उसके बारे में आपका कोई संबंध नहीं रहेगा, तो आपका कभी न कभी आपके पैर खिसकेंगे। तो आपको ये स्टडी ऑलवेज करना है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिल्डर हो, एंटरप्रेन्योर हो, देश के प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, आपको ये स्टडी करने की आवश्यकता है। निरंतर प्रयास सीखने का। जब तक आपको जीना है, जब तक आपको सीखना है। सर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज तो अच्छा है, गवर्नमेंट ने स्किल्ड लेबर बनाने के लिए ITI भी चालू की, लेकिन अगेन आज चैलेंज है कि वो जो एक माइंडसेट है एक स्किल्ड वर्कर का। एग्जाम्पल के रूप में मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो छत्तीसगढ़ के वर्कर छत्तीसगढ़ में जॉब करना नहीं चाहता, वो मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद मूव करता है, अच्छी सैलरी मिलती है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में लेबर प्रॉब्लम हो रहा है, या जो बाहर के जो लेबर यहाँ आके बस रहे हैं उसके कारण शहर की पॉपुलेशन फैक्टर है वो बढ़ रहा है, जैसे कि धारावी यहाँ पे सबसे बड़ा स्लम एरिया है। इस प्रॉब्लम को कैसे हम देखते हैं कि जो स्किल्ड लेबर है उनका ये माइग्रेशन, यदि जो मेरा सोचना है सर, जो हमने थोड़ा सा पढ़ा है कि जितना माइग्रेशन होगा उतना उनका ग्रोथ नहीं हो सकता, क्योंकि अपना वो होम टाउन, होम एरिया छोड़ के मूव हो रहे हैं, तो उनको खर्चा बढ़ता है, प्लस हरासमेंट होता है, ट्रैवलिंग का, फैमिली से दूर रहना। इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? इसको कैसे देखा जाए कि उनका लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा हो? वो 7 डे वर्किंग हो गया है, एक भी दिन वो छुट्टी मारते तो उनका सैलरी कटता है। इस जोन पे कैसे हमें काम करना चाहिए एज अ सिविल गुरुजी, कि मैं कैसे उनको एजुकेट करूं? ये आप कभी चेंज नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। हर एक एजेस में, ये हजारों साल की बात है, जिस देश में प्रगति होती है, जहाँ अपॉर्चुनिटी है, लोग वहाँ ही जाते हैं। जी। हमारे पास जो इंजीनियर्स हैं वो अमेरिका क्यों जाते हैं? उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी चाहिए, उनको वहाँ के लोगों से पगार कम मिलता है, फिर भी वहाँ जाते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने में। लोग जो बॉम्बे में आते हैं वो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ बेहतरीन रहता है, इसलिए वो आते हैं, उनको पगार ज़्यादा मिलता है, वो उम्मीद रख के आते हैं। उनकी उम्मीद पूरी होती है कि नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन वो उम्मीद लेके आती है कि हमारी लाइफ बेटर हो। जी। तो ये उम्मीद के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज हर एक देश में मिलेगा और रहने का है। आपको छत्तीसगढ़ में ऐसे सहयोग और सिचुएशन बनाना है कि अच्छे लोग वहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें। आपको मुंबई में हम वो पोजीशन बनाए, दुबई एक एमिरेट है, दुबई अबू धाबी कैपिटल है। अबू धाबी की आमदनी पूरे एमिरेट में 1 लाख टाइम ज्यादा है दुबई से। कितना? 1 लाख टाइम ज्यादा है दुबई से। दुबई एक गरीब शहर है, एमिरेट है, और अबू धाबी बहुत ही अमीर है। जी। लेकिन आपको पता पड़ता है, इसे कोई लग रहा है कि दुबई कोई गरीब शहर है एज कंपेयर टू अबू धाबी? नहीं,
क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट किया है विश्व के लोगों को आने के लिए, वो एक अलग बना दिया माहौल। तो अच्छे लोग जो कमाना चाहते हैं वो दुबई जाते हैं, अबू धाबी नहीं जाते। तो वैसे ही ऐसे नहीं है कि पैसे की से कीमत नहीं किया जाता है, वो एक आपको माहौल बनाना पड़ता है कि हमारे देश में ये क्या है। हमारे जो अमीर लोग हैं, काफ़ी लोग अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, दुबई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं रहने के लिए। अभी नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि आपको सब लोग को यहाँ बुलाते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमारे पास यहाँ ग्रोथ ज़्यादा है, वहाँ ग्रोथ अभी अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड में कम हो गया है, इसलिए काफ़ी इंडियंस आ रहे हैं। हमारे रिश्तेदार भी यहाँ बॉम्बे फिर आ रहे हैं। वाह, ग्रेट। तो ये सिचुएशन हमेशा रहेगा और ये माइग्रेशन हमेशा रहता है। विश्व में माइग्रेशन हजारों साल से हो रही है, उसको आप नहीं स्टॉप कर सकेंगे और स्टॉप करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते रहें कि आपके छोटे शहर में भी ऐसे सोने में सुगंध लग जाए कि लोग वहाँ ही पहुँच जाए। आप देखिए ना, अयोध्या जैसे शहर कोई नहीं जाता था जी, अभी देखो लाखों करोड़ों की संख्या में रोज वहाँ दर्शन करने को जा रहे हैं। वहाँ की डेवलपमेंट कितनी बड़ी हो गई, लोगों अमीर हो गए, अच्छा काम होता है, सबको नौकरी मिल गई, हो गई। तो एक डेस्टिनेशन आपने क्रिएट किया। ये ऐसे विचार करके उम्मीद, ये आपके वहाँ को भी, आपके शहर को भी ऐसे ही करने की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया में एक चैलेंज चलता है कि रेंट में रहें या घर खरीदें। मैंने आपके सारे थॉट सुने कि रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी कपड़ा जिस तरीके से हम खरीदते हैं वैसे हमको घर भी खरीदना चाहिए। लेकिन कुछ हमने सर्वे किया और थोड़ा सा एनालिसिस किया कि रोटी के लिए हम खेती नहीं करते, हम खरीदते हैं, जैसा शौक होता है हम वैसा खरीद लेते हैं। सेम कपड़ा के लिए हम मिल नहीं खोलते। तो घर के लिए मैं घर क्यों लूँ? इसमें जो बड़ा चैलेंज हमें समझ आया कि एक फैमिली यदि किसी एरिया में घर ले लेती है तो उसका जो उनके जो बच्चे हैं वो उस एरिया के हिसाब से ही डेवलप होते हैं। दे हैव नो चांस, लिमिटेड चांस टू मूव अनदर सिटी, अनदर एरिया फॉर द पर्पस ऑफ माइग्रेशन, फॉर गेटिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो क्या ये रेंट में अचीव नहीं हो सकता? जिस तरीके से मैं रोटी कपड़ा के लिए जो शौक है वो लेता हूँ, तो मैं जब मुझे जैसा शौक होगा, जिस एरिया में शौक होगा, मैं उस एरिया में जाके रेंट पे रह सकता हूँ। तो क्यों मैं घर खरीदूं? रेंट में ही मेरा अच्छा क्यों नहीं हो सकता? जबकि थोड़ा सा वो कैलकुलेशन हम SIP सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि रेंट प्लॉटिंग मतलब लैंड इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न हमको SIP में मिल रहा है। दो बातें हैं। पॉइंट 1, आपको घर क्यों खरीदना है? आज की तारीख में हमारे पास सोशल सिक्योरिटी हमारे देश नहीं देते घर के लिए। आपको घर नहीं देंगे, आपके पास आप बेघर रहेंगे ना तो आपको घर नहीं देते। ये सिचुएशन को करना है। जितने भी लोग किराए पर रहते हैं और रीजनेबली ले सकते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो पहले नहीं थी। 2 अपॉर्चुनिटी है। एक, आपको कम ब्याज में मिल रहा है और टैक्स की रिलीफ मिलती है जी। तो ये आप घर खरीद लें तो ये अपॉर्चुनिटी सरकार आपको देती है। आप नहीं लें और आप किराए पर सोच के करेंगे तो आप जब रिटायर हो जाएंगे उस समय आपको जो परेशानियां होगी या रेंट जो ज़्यादा होगा, वो आप जो एरिया में आप रहते हैं आज के तारीख में, आप शायद वो एरिया में आप अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एरिया की प्रगति हो जाएगी और रेंट के भाव भी बढ़ जाएंगे और आप रिटायर हो गए तो आप वो घर नहीं यूज़ कर सकते। ऐसे एक संजोग है। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि हम किराए के मकान पर ही रहें और फ्यूचर में भी रहें, वो हो सकता है, लेकिन आपकी सेविंग नहीं होती। ये जो आप समझते हैं कि सेविंग हम बना के रखते हैं ना, लोग ऐसे सेविंग नहीं रखते। वो SIP में जो कमाई होती है ना, तो वो थाईलैंड घूम के आते हैं, ये घूम के आते हैं, बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, ये करते हैं। तो सेविंग का माहौल हमारे देश में कम होते जा रहा है। प्रैक्टिस नहीं है हमारी, ये प्रैक्टिस नहीं हो रही है। जब आप घर खरीदते हैं ना तो वाइफ बोलती है पहले वो EMI घर की है ना, वो पहले भर दो, फिर हम जाएंगे छुट्टियां पर। ये आप इंस्टॉलमेंट नहीं भरे तब तक नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली एक कंपलसरी सेविंग की आदत पड़ जाती है जी। तो ये यंगस्टर्स में ये आदत निकल जा रही है और वो सेविंग का माहौल नहीं है। तीसरी बात है कैपिटल मार्केट। कैपिटल का बहुत ही अच्छा है। हम नहीं बोलते हैं कि उसमें आप नई कमाई करो, करिए ना, हम कहाँ ना बोलते हैं, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव छोड़ के आप वहाँ मत करिए।
ये करने के बाद वहां करिए। सेविंग सॉलिड रहेगी, सेविंग आपकी यहाँ आप सॉलिड निकाल होनी नहीं चाहिए, सकते। लाइफ में सेविंग सॉलिड होनी चाहिए। और ये सरकार आपको एक चांस दिया हुआ है और बैंक्स कम ब्याज में आपको हाउसिंग के लिए लोन देते हैं। तो ये दोनों को कंबाइन आप करते हैं, इसलिए मैं एडवाइस करता हूं कि आपको यंगर एज में जितने भी आप करेंगे वो आप बेटर है। और लाखों करोड़ों के संख्या में लोग ये कर रहे हैं, तो जो नहीं कर रहे हैं वो बाद में भुगतेंगे, इसलिए मैं उनको सुझाव देता हूं। लेकिन क्या है, सबको ये सुनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जो लोग किराए पर जगह देते हैं ना वो खत्म हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि कोई लोग सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन ये मेरी राय है कि आपको करना चाहिए। सर एक और जो इसमें हमने कमेंट पढ़े आपके बहुत सारे वीडियोस के, कि चीज़ों का डिमांड तभी बढ़ता है जब वो लिमिटेड होती है। सोना महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका सोर्स लिमिटेड है, हीरा महंगा इसलिए क्योंकि उसकी सोर्स लिमिटेड है, प्लॉट महंगे होंगे क्योंकि वो लिमिटेड है, हम पृथ्वी बढ़ा नहीं सकते। लेकिन आसमान लिमिटेड नहीं है। आज से 20 साल पहले फ्लोर एरिया रेशियो 5 टाइम्स था, 10 टाइम्स था, आज 20 टाइम्स है, 30 टाइम्स है, आगे चल के 50 टाइम्स होगा। तो आसमान लिमिटेड नहीं है। तो क्या फ्लैट का जो वैल्यू है, जब उसमें लिमिटेशन नहीं है तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा? बहुत बात आपने सही कहा, आपके जो कंक्लूजन है वो सही है, लेकिन वो आज अप्लाई नहीं होता। क्योंकि आज की तारीख में सबसे अमीर शहर मुंबई, 50% लोग अब भी झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो ये बात जो आप कह रहे हैं वो सही होगा एक दिन, लेकिन वो दिन जल्दी लाना चाहिए। ये हम उम्मीद रखते हैं कि जो आप बोल रहे हैं ना, उस आपके मुंह में घी शक्कर, जल्दी से जल्दी ये होना चाहिए कि हर एक को घर मकान मिल जाए, ओनरशिप पर मिले, किराए पर मिले, कुछ भी हो, लेकिन झोपड़पट्टी में नहीं रहे। तो जो आप बोल रहे हैं ना, एक दिन ये मैं चाहता हूं, जैसे आप रोटी का संख्या, क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी बढ़ा दी, कपड़े की क्वांटिटी बढ़ा दी, वैसे ही आप घर की संख्या की क्वांटिटी बढ़ा दो ना। सरप्लस क्रिएट करना है, रियल एस्टेट में भी सरप्लस करने की जरूरत है। सो आई एम हैप्पी, मैं तो खुश होऊंगा आपकी बात सही जिस दिन हो, क्योंकि हमारे देश में हर एक को घर मिलना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए, चॉइस मिलना चाहिए। जैसे आप कपड़े खरीदने को जा रहे हैं ना, तो आपको 10 किस्म के मिलेंगे, अलग अलग वैल्यू क्रिएशन के मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे, महंगे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, फैशन वाले मिलेंगे, ब्रांडेड मिलेंगे, अनब्रांडेड मिलेंगे, जूते भी वैसे मिलेंगे, कपड़े भी। खाना खाना है तो रास्ते पर खाना खा सकते हैं, कोई छोटे मकान कर सकते हैं, घर में खाना खा सकते हैं, 5 स्टार होटल में खाना खा सकते हैं, वो भी हो सकता है, पैकेज फूड भी आप खा सकते हैं। तो कितनी वैरायटी ऑफ फूड है। वैसे ही मकानों में वो होना चाहिए कि आपको वो चॉइस मिल जाए, क्वालिटी की चॉइस मिल जाए, आपके आमदनी के हिसाब से आपको घर मिल जाए। वो नहीं मिल रहा है। तो सिचुएशन जो आप बोल रहे हैं ना, वो ही हमारे सरकार, प्रधानमंत्री मोदी साहब यही बोल रहे हैं, हाउसिंग फॉर ऑल, हर एक को घर मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान भी सबको मिलना चाहिए। झोपड़पट्टी मकान नहीं गिना जाता है जी। तो इसलिए वो मकान की बहुत अभी समय है और उसके पीछे हम लगे हुए हैं। हमारे जो एसोसिएशंस हैं वो भी लगे हुए हैं, केंद्र सरकार भी लगी हुई है, हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब भी लगे हुए हैं, एक धरावी का जो अदानी साहब कर रहे हैं। पर उसके अलावा जो बाकी 90% जो झोपड़पट्टी है बॉम्बे के, हमारे एक टारगेट है कि 5-7-8 साल के अंदर वो भी पूरा हम साफ कर दें। ये एक मकसद बना हुआ है, सरकार की मकसद है। इसमें आज से 20 साल पहले 2004 में मेरे चाचा जी ने एक फ़ोन लिया था नोकिया का 6600, एक अच्छा बल्कि फ़ोन हुआ करता था उस समय का, सबसे शानदार मल्टीमीडिया सेट जिसमें MP3 भी चलता था, में ईमेल होता था, इंटरनेट चलता था। उससे कहीं ज़्यादा फीचर आज 5,000 रुपये के फ़ोन में, जबकि इन्फ्लेशन 6% के रेट से देखें तो 20,000 रुपये आज करीब 40,000 हो चुका है। लेकिन जो अफोर्डेबिलिटी 2004-05 में हाउसिंग का था, वो अफोर्डेबिलिटी आज नहीं है। टेक्नोलॉजी बिल्ड हुआ, सर्विसेज बिल्ड हुए, हमने लेबर ओरिएंटेड चीज़ों को मैकेनिकली कर दिया, फिर भी कॉस्टिंग क्यों बढ़ रही है रियल एस्टेट में? क्या हम गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमको नहीं करना चाहिए? और आगे ये जिसे आप कह रहे हैं कि वो इतना आसान होना चाहिए, यदि मैं मुंबई में 2 साल रहना तो मैं पहले घर रहूं, वो कैसे अफोर्डेबिलिटी हो सकती है जिससे कि हम कपड़ा और रोटी को देख रहे हैं?
में 25 काम करने पड़ेंगे वो करने के मकसद पूरा करने के लिए। लेकिन एक सिंपल मैं आपको जो प्रॉब्लम है मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज। आप बॉम्बे में जो घर खरीदते हैं ना, 50% जो उसका कॉस्ट है वो टैक्सेस में जाते हैं। स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, एडिशनल एफएसआई कॉस्ट, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट चार्जेस, ये सब मिलके आप देखेंगे ना तो एवरेज जो घर हम बेच रहे हैं ना बॉम्बे में, उसमें 50% केंद्र Tax है। सरकार, स्टेट सरकार, राज्य सरकार, लोकल अथॉरिटी, ये लोग ले रहे हैं। तो उनका मकसद क्या है कि हमें पैसा कमाना है। उनका ये मकसद नहीं है कि हर एक को घर मिले जी। तो ये एक पहले प्रॉब्लम है। सेकेंड, जो जंतरी रेट, रेडी रेकनर रेट, सेवल रेट है वो सरकार बढ़ाते जाती है क्योंकि उनको कलेक्शन ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसके कारण ज़मीनों के भाव बढ़ते हैं। उसके कारण हम जो लैंड एक्विजिशन सरकार करती है उसमें ज़्यादा पैसे देते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स के ऊपर हमारा ध्यान कम रहा है। जिस दिन हमारी सरकार इसके ऊपर इस तरीके से ध्यान दे कि हमें कैसे ये भाव कम करके हर एक को हम मकान दिलाएं, तब इसका मसला 5 साल के अंदर हो सकता है। तुरंत सॉल्व होना है। हम चंद्रमा में जा सकते हैं, स्पेस में जा सकते हैं, मिसाइल बना सकते हैं, प्लेन्स बना सकते lowest cost में। हैं, और आईटी में हम पहला नंबर है, और हम घर नहीं बना सकते। गलत है। 100% हम हर एक के लिए अफोर्डेबल घर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जो ध्यान देने की जरूरत है तो सरकार ने अब तक नहीं किया। वो कर लें, इसका भी सहूलत हो जाएगा। ऐसे नहीं है, हमारे सरकार सब कुछ कर सकती है, लेकिन इसको करनी चाहिए और कुछ नहीं है। और हम सुझाव देते रहे इसके बारे में, इसलिए हमारी बात आपके साथ हो रही है, क्योंकि इसमें अभी तक प्रॉब्लम है। जिस दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अभी खाने के बारे में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो हमारी आपसे बातचीत होती नहीं है उसके बारे में। तो जिस तरीके से रेरा बनाया गया, क्रेडाई बनाया गया डेवलपर्स को मैनेज करने के लिए, लेकिन एक नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है हमारे देश में जो इंडिविजुअल हाउस ओनर है, जो इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन करता है, चाहे वो शॉप बना रहा है, ऑफिस बना रहा है, घर बना रहा है, वो भी बहुत बड़ा सेक्टर है सर। वहाँ लोकल अथॉरिटी पैसा चार्ज करती है फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग परमिशन, लेकिन उस घर में स्ट्रक्चरल का एलिमेंट, मटेरियल का एलिमेंट का कोई अथॉरिटी नहीं है जो चेक करता है। हम हेलमेट नहीं लगाते, यदि हेलमेट हम नहीं लगाए हैं तो एक व्यक्ति की जान जाएगी जो हेलमेट नहीं लगाया है, लेकिन यदि एक घर गलत प्रैक्टिस से बन गया तो पूरी फैमिली, नियरेस्ट घर वाले का भी नुकसान हो सकता है। तो अगेन इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जिस तरीके से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए बिना हमको मेडिसिन नहीं मिलता, सीए के साइन किए बिना ऑडिट रिपोर्ट पास नहीं होता, वकील के बिना हम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते, तो क्यों एक हाउस ओनर बिना सिविल इंजीनियर के घर बना सकता है? हम क्या, कहाँ रिक्वेस्ट करें, किस डिवीजन में जाके कि ये रूल लाना है, मतलब हम क्या करें उसके लिए? रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई घर नहीं बनता या कोई देश नहीं बनते। उसको सरप्लस क्रिएट करना पड़ता है। कोई भी चीज आप सरप्लस क्रिएट करो ना, टेलीफोन सरप्लस क्रिएट तो उसकी क्वालिटी बनती है। गाड़ी सरप्लस क्रिएट किया तो वो क्वालिटी बन जाती है। कपड़े के आप सरप्लस क्रिएट किया तो अच्छे कपड़े बन जाते हैं और आपको मिल जाते हैं। आपको हाउसिंग में सरप्लस क्रिएट करना है, ये कोई सीक्रेट नहीं है। फिर वो इंडिविजुअल बना है या नहीं, और इंडिविजुअल बना है और गलत बना है तो आप खरीदेंगे नहीं। आज की तारीख में अपॉर्चुनिटी नहीं है, कम घर हैं, इसलिए उनका बिकता है। जो लोग बेकार घर बनाते हैं उनका बिकता क्यों है? क्योंकि घर नहीं है, कम है, डिमांड ज़्यादा है और घर अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए बेकार लोग भी घर बेच सकते हैं। जहाँ कोई सिविल इंजीनियर नहीं है, जहाँ सिविल इंजीनियर नहीं है, कोई भी नहीं है। अब और पेपर छाप आप सिविल इंजीनियर चाहिए तो आप कहाँ से भी देश में बना सकते हैं, हमारे लोग एक्सपर्ट हैं। लेकिन वो बात नहीं होती है। लोग जब ये इंडस्ट्री को हम गडकरी साहब ने कैसे किया, 4 किलोमीटर रोड बन रहे थे, आज 35 किलोमीटर बना दिए, वो हो गया। हमारे बॉम्बे में हमारे पास मेट्रो नहीं थी, हम 300 किलोमीटर मेट्रो एक साथ में बनाए। हम 2 साल के अंदर 300 किलोमीटर मेट्रो जारी हो जाएगा बॉम्बे में। वाह।
जो हम 65 साल से नहीं कर पाए वो हम 2 साल के अंदर हम करने वाले हैं। तो ये सब चीज जो आप पूछ रहे हैं ना, उसमें एक ज्यादा कंट्रोल लाने की जरूरत नहीं है, सरप्लस क्रिएट करने की जरूरत है। और सरप्लस क्रिएट करने के लिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को आके इंडस्ट्री में हाँ, तो build वो करने की आपको करके करना है। और सरकार को अननेसेसरली ज्यादा जो टैक्सेस आज कर रहे हैं ना, वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो कॉस्ट बढ़ रहा है। सर, मैंने एक आपके पॉडकास्ट में सुना था कि 52 साल के एज में आप एज अ संन्यास लेने वाले थे कि मैं हो गया रियल एस्टेट और मैं थोड़ा सोशल सर्विसेज, हॉस्पिटल, मेडिकल, ये सब चीज़ों पे लोगों को सर्विस और देता हूँ। तो वो जो सिचुएशन है ये कैसे कब आता है कि आज मैं 34 साल का हूँ, मैं सिविल इंजीनियर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, मैं नहीं चाहता मेरे जीवन में ये समय आए कि मैं थक जाऊँ ये सर्विस देते देते। वो क्यों आया आपके लाइफ में? उसके बाद आज 74 ईयर में भी आप उस समय को 5 टाइम्स बिल्ड कर चुके हो, इंक्लूडिंग दैट सोशल सर्विसेज। तो कैसे मैनेज कर रहे हो आप? व्हाट्स योर लाइफस्टाइल? हर एक का एक सिचुएशन अलग होता है और अपॉर्चुनिटीज अलग मिलते हैं। 52 साल के में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मैं समझता था अभी मेरी जीवन चली जाएगी, और नहीं गया, अभी है। तो वो टाइम में सोचा कि सोशल एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, और हमारे फैमिली परिवार के जितने भी लोग हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, लोग हैं, वो ये सब काम कर ले लेंगे। तो हमने काफ़ी गौर किया। आज के तारीख में 14 कॉलेजेस बॉम्बे में चलाते हैं, 6 स्कूल्स हैं, एक हॉस्पिटल्स हैं, और स्किल डेवलपमेंट सेंटर कर रहा हूँ। ये सब चल रहे हैं। सरकार के जो पॉलिसीज़ है एजुकेशन और हेल्थ में भी शरीक कर रहा हूँ। तो ये सब करने की इच्छा हो गई, और वो आज की तारीख में उसका बहुत ही ज़्यादा मैं कर रहा हूँ। तो ये एक बात रही। और साथ साथ में ये देखा कि हमारे जो परिवार हैं उसमें कम लोग कुछ डेटा सेंटर किए, दूसरे भाई विलायत भी चले गए, और भी जो काम किए। तो यहाँ हमारी जो फैमिली की मैन पावर इसके ऊपर जो गौर करने वाले थे वो थोड़ा कम हो गया। तो इसको मैं नहीं छोड़ सका, उसमें भी चाहते थे, तो वो दोनों कर रहा हूँ। तो आज की तारीख में मेरा हैंड्स फुल है, दोनों हाथ फुल है। एक सोशल काम में फुल है और एक रियल एस्टेट और बिजनेस पे भी फुल है। और जब तक मालिक ताकत दे और तब तक दोनों कर रहा हूँ। सर, एक आपके ही यहाँ एक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट में है, उन्होंने एक सवाल किया कि वो करीब 5 सालों से आपके साथ हैं। वो सारे सिविलियंस के लिए एक सवाल पूछना चाह रहे थे कि रियल एस्टेट डेवलपर के पास कोई इंजीनियर ज्वाइन करता है, उसको जल्दी से अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, अच्छा वेल्थ चाहिए, अच्छा रेपुटेशन चाहिए अपनी कंपनी में, तो किस जोन पे डायरेक्ट फोकस करे जिससे कि एक अच्छा, मतलब किस जोन पे वो काम करे कि एक अच्छा वैल्यू क्रिएट कर सके कंपनी के लिए, जिससे उसको एक वेल्थ क्रिएशन मिल जाए? कोई भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो या कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं लाइफ में, वो एक ही होता है कि अल्टीमेटली जो कस्टमर वो प्रोडक्ट लेता है ना, आपको ये देखना है कि ये प्रोडक्ट मैं खरीदूं तो मुझे कैसे किस्म का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। वाह सर। मैं मलबार हिल में रहता हूँ और पवई में काम किया। मलबार हिल एक रिच एरिया गिना जाता था उस जमाने में, और पवई पोरेस्ट में पुअर एरिया बन रहा था। मेरा एक ही मकसद था कि जितने भी बिल्डिंग मैं पवई में बनाऊंगा वो मलबार हिल से बेहतरीन होना चाहिए। मेरा स्कूल बॉम्बे में बेस्ट स्कूल था, साउथ बॉम्बे में। मैं ये चाहा कि मेरा स्कूल बिल्डिंग जो मैं यहाँ बनाऊं वो मेरा स्कूल था जहाँ मैंने पढ़ा उससे ज़्यादा बेहतरीन होना था। यहाँ मैंने हॉस्पिटल बनाई, मेरे पिताजी 4 हॉस्पिटल में काम करते थे साउथ बॉम्बे में। हम यही चाहें कि ये हॉस्पिटल जो पिताजी के नाम से हैं, डॉक्टर एलिश हीरानंदानी हॉस्पिटल, वो जितने भी पिताजी काम करते थे वो हॉस्पिटल से बेहतरीन है वो। तो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को इतना ही कहना है कि जो भी आप मकान बनाते हैं ना, वो एक ही देखना कि आप ये चाहो कि मैं वो घर खरीद लूँ और मैं उसमें रहूँ, तो वो घर कैसा होना चाहिए। बस ये मकसद आपका पूरा हो जाए ना, तो आपकी पूरी लाइफ बनती है। मकान नहीं बनता, लाइफ बनती है। क्योंकि एक बार आप ये रुचि लेंगे कि इससे बेहतरीन मकान मैं कभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये मकान मेरे लिए है, ये एक फीलिंग आनी चाहिए, और वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर आसमान तक पहुंच जाएगा। क्योंकि
लोग ऐसे कभी सोचते नहीं है। जी। ये तो मैं दूसरे के लिए बनाता हूँ, चल जाएगा ये। चल जाएगा, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दो तो चल जाएगा, लेकिन मैं ये मकान इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं जाके यहाँ रहना चाहता हूँ, तो वो मकान सबसे बेहतरीन बनता है। यदि लेबर इसलिए मेरे जितने भी मकान बनाए हैं वो मैं ये चाहता हूँ कि मैं कल उठ के वो मकान में जाके रहूँ ना, तो वो मुझे खुशी होगी वो मकान में जाके रहना। तो Yes, ये sir. बात रहती है। तो कोई भी लोग हो, ऐसे प्रोडक्ट बनाए, मकान ऐसे बनाइए जो आप चाहें कि मैं जाके वहाँ रहूँ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो या मालिक हो प्रोजेक्ट का, ऐसे मकान बनाते जाओ, कोई चिंता नहीं होगी। एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है सर, पेरेंटिंग, मेरे भी 2 बच्चे अभी छोटे छोटे, एक 2 साल का एक 4 साल का है, तो मेरे लिए चैलेंज था कि काम के साथ इतना ट्रैवल कर रहे हैं हम, बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो पेरेंटिंग आप कैसे देखते हैं? आपको कैसा मिला, आपने कैसे दिया? और इस समय जो हम देख रहे हैं कि वही करो जो तुमको पसंद है, पिताजी क्या बोल रहे हैं, चाचा जी क्या बोल रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो हम सोशल मीडिया के ज़माने में हम जी रहे हैं आज, उस समय कैसे उस पेरेंटिंग को फोकस करना चाहिए जिससे कि आने वाला कल, क्योंकि हम तो उनके लिए अच्छा ही चाहते हैं, आने वाला कल उनके लिए भी अच्छा हो, क्योंकि वो कैसे, क्या प्रोसेस, क्योंकि यू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन ऑल द डेकेड्स। आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सब कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अच्छे एजुकेशन देना जी, अच्छे संस्कार देने, सच बोलने को सिखाना और अच्छा काम करना। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी जब मैंने शुरुआत की और जो अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में जो बच्चों के पास है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आप कभी भी नहीं सिखा सकोगे कि वो लोग को जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है उसको कैसे उसके लिए तैयार किया जाए, वो आप नहीं सिखा सकते, कि वो उस समय का शिक्षण होगा। आप कितना भी सिखा कर जाने को चाहेंगे ना, तो आप निष्फल होने वाले। आपको ये सिखाना है कि एजुकेशन सही कैसे दिया जाए, संस्कार कैसे दिया जाए, सच कैसे बोला जाए, आपके अलावा दूसरों के लिए क्या किया जाए, ये सब आप सिखाते जाओ। तो सब्जेक्ट जो वो चाहे उनको करने दीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देश में इतने बढ़ गए हैं। हमारे पास 3-4 फील्ड होते थे जब हमने शुरुआत की, आज की तारीख में हर एक बच्चे के लिए 10,000 अपॉर्चुनिटीज़ है। स्टार्टअप देखिए तो 10 लाख अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अपॉर्चुनिटीज़ इतने बढ़ गए हैं कि आप ये सोचें कि मेरा बच्चा ये होगा या ये बनाएगा, वो नहीं हो सकता। आज की तारीख में हमारे देश की प्रगति इतनी हो रही है कि हमारे गरीब से गरीब जो लोग हैं वो हमारे देश के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, अब्दुल कलाम साहब, और चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। तो आप और हम क्या सिखाएंगे? वो अपॉर्चुनिटी हमारे देश दे रही है, हम सोचें कि हम क्या करें। हमारे बच्चे हमारे से जो जो काम आज की तारीख में कर सकते हैं वो मैं सोच भी नहीं सकता वो कर सकते जी। तो इसलिए वो माहौल कभी आप समझ ही नहीं। हाँ, अच्छे संस्कार, अच्छे एजुकेशन, अच्छे विचार, अच्छे काम, वो सब आपको सिखाने, आपका धर्म है, वो आप सिखा देंगे ना, बस वो कहाँ पहुंच जाएंगे। बाकी उनका लक, उनका प्रोसेस नहीं, सिचुएशन है ना, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। आप मुझे क्या गाइड करना चाहेंगे एज अ गुरु मंत्र, आप क्या देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से कि मैं सिविल इंजीनियर्स के लिए काम कर रहा हूँ, क्या गलती मुझे नहीं करनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग सर्विसेज टू सिविल इंजीनियर्स? ऐसे सोचना ही नहीं, ये आपका सोचना ही गलत है कि जो मैं नहीं करना चाहता। मैं आपको 100 आइटम बताऊंगा कि जो आपको करना चाहिए। हर एक आप शिक्षण देना तो आपके नेक्स्ट शिक्षण में 1% इंप्रूवमेंट करिए। जी। आज ने एक कोर्स किया, नेक्स्ट टाइम ये सोचो कि मैं उसको ज़्यादा कैसे सिखाऊं। सेकेंड बात ये सोचे कि हम कैसे बढ़ा सकूं मेरे एजुकेशन के सिस्टम को, ज़्यादा लोगों को कैसे करें, ऑनलाइन करें, दूसरे सिस्टम से करें, सोशल मीडिया के द्वारा जो आप कर रहे हैं वो करें, अलग अलग टाइप के जो इंक्रीज करते जाएंगे। लोगों को ये करना है, उसमें से
10 लोगों के में से एक जन को ऐसे बनाओ कि वो आप उनको पॉइंट आउट कर दो कि आप कैसे देश के सबसे महान इंजीनियर बन सके या सबसे बेहतरीन आप काम कैसे कर सकते, वो सोच विचार करो। क्या गलतियां होती है, वो गलतियां तो होगी, आप इंसान हैं तो गलतियां होगी, कोई भी हो। आप जब तक भगवान नहीं बनेंगे तब तक आपकी गलतियां तो होती है, लेकिन गलतियां करने के बाद उससे शिक्षा कर ले और उसके बाद में वो भूल दूसरी बार मत करें, खत्म होगी बात। भूल तो होने वाली है, आपसे होगी, मुझसे होगी, और जो लोग बोलते हैं ना मुझसे भूल कभी हुई नहीं, तो वो तो झूठ बोल रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। तो गिरना तो एक संभव है, हो सकता है, लेकिन जो गिर के उठता है ना वो सबसे महान है। थैंक यू सो मच सर। तो आप चिंता मत करिए, यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। आपके पॉजिटिव विचार है, वो दिख रहा है। आप चाहते हैं कि लोगों को एजुकेशन दिया जाए और दे, और वो जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है, और जितने लोगों को ज़्यादा शिक्षण देंगे। लेकिन शिक्षण पूरा कभी नहीं होता है, ये सिखाना पड़ता है। यस सर। कि आपने ये कोर्स पूरा कर दिया ना, तो वो उनके लिए पहले पगला है। वो पीएचडी किया हो ना, तो उसके बाद में पीएचडी के बाद क्या सीखना है वो उनको सिखाओ, कि ये सीखना बंद मत करे। लोग क्या है, मैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, मैं इंजीनियर पास हो गया, मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन गया, मैं ये कर दिया, इसलिए अभी मुझे कोई और सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है मेरे। ये बकवास है। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको सीखना है। यस सर। और इस एजुकेशन के युग में एजुकेशन थोड़ा आसान भी हो गया। रिसेंटली मैंने IIM अहमदाबाद ज्वाइन किया है फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग। तो जैसा मैं लोगों को सिखाता हूँ, रेयर ऐसा कोई ईयर गया है 2018 के बाद। 2018 तक मैंने नहीं पढ़ाई किया, 2013 का पास आउट हूँ मैं। 5 साल मैंने जॉब किया, वहाँ थोड़ी लर्निंग कम थी, सिर्फ वही सीखा जो साइट में काम कर रहे थे, थोड़ी सी बुक रीडिंग से। लेकिन 2018 के बाद जब से मैं सिखा रहा हूँ लोगों को, तब से मैं इतना सीख रहा हूँ और मज़ा आ रहा है। मैं 68 ईयर्स में मैंने रिटन PhD किया है। तो मेरी जो डॉक्टरेट है वो 68 एज में हुए। मैं भी नहीं छोड़ूंगा सर, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट देखा है मैंने कि आप जो करोगे आपको लोगों को फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रिफ्लेक्ट होता है। वो पूरी कम्युनिटी, वो टीम बिल्ड होता है कि वो कल्चर की मेरी पूरी चैन लाइन पड़ रही है। मतलब पूरी मेरी जो सूट लेवल लोग हैं, 110 लोग ही मेरी टीम है सिविल इंजीनियर्स को सिखाने के लिए। मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि जीवन के अगले पड़ाव में मैं ज़रूर मिलूँ, कुछ करूँ तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँ कि व्हाट वी हैव बिल्ड फॉर सिविल इंजीनियर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू, थैंक यू। अब यहाँ तक आ चुके हो, मतलब आपको पॉडकास्ट में तो मजा आया है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको सबसे बेहतरीन चीज क्या लगी जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, और साथ ही मुझे गाइड करो कि मुझे और क्या सवाल पूछने चाहिए थे, जिससे कि अगली बार जब मैं किसी और गेस्ट से मिलूं तो आपके सवाल को जरूर कवर करूं। और ये भी कमेंट करो कि अगला पॉडकास्ट आप किसके साथ देखना चाहते हो, जिससे आप लर्निंग करके ग्रो कर सको। जितना चाहते हो इस इंडस्ट्री में एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल, तो ज्वाइन सिविल गुरुजी। पहली जॉब के लिए आप अपनी ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, और यदि आप जॉब कर रहे हो आगे ग्रोथ के लिए आप सिविल गुरुजी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और आपको वहां पे मल्टीपल ट्रेनिंग कोर्सेज मिल जाएंगे। साथ ही साथ करना चाहते हो खास, तो चलो हमारे साथ, क्योंकि सिविल की बात गुरुजी के साथ। पूरे जोर से जुड़ने से अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।